सभी का स्वागत है। ईयरफोन लगा लें, हेडफोन लगा लें एक सुरक्षित और बेहतर अनुभव के लिए। और जो मेरे तेरे गरीब हैं जिसके पास मतलब ईयरफोन लेने के भी पैसे नहीं है, तो वो एकांत में अनुभव करें इस कक्षा को। अद्वितीय कक्षा होने वाली है मित्रों। और ज्योग्राफी आपकी इसमें पूरी कंप्लीट होगी, है ना। एंड तो जरूर देखें, अगर आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगे तो देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। तो शुरुआत करते हैं यहीं से ज्योग्राफी वन शॉट की। तो आपको पता है कि ज्योग्राफी जो है उसे मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपको पता है कि जो जैसे आप भौतिक भूगोल भी बोलते हो ना, भौतिक भूगोल होती है एक तो, भौतिक भूगोल यानी कि जो आप कह सकते हो तरीके से कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी आप उसे बोल सकते हो। और दूसरी होती है आपकी मानव भूगोल। तो शुरुआत जो है वो मानव भूगोल से करने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि क्यों, इसका क्या कारण है। तो कारण ये है कि एक तो आपके अभी अभी ऐड हुआ, मतलब ये नया टॉपिक है आपका ना, आपके एसएससी की जो एग्जाम्स है उसमें ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने मानव भूगोल से स्टार्टिंग की है कि शुरुआत जो है वो मानव भूगोल से ही करते हैं। तो चलते हैं मानव भूगोल की ओर, है ना। सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपकी क्लास जो है वो बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में। जो कोई भी विद्यार्थी टेंशन ना ले, आगे हिंदी में भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो पूरा जरूर देखिए इसको, है ना। मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन। क्या आपकी जो ये ह्यूमन, आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो ये पूरी एक यात्रा है आपकी, यही है आपका मानव विकास। मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंध। परस्पर संबंध कौन से? ये संबंध दूसरे हैं दोस्त, ये संबंध वो नहीं जो आपने कभी आकांक्षा की हो या आपने कभी भूतकाल में उपलब्ध किया हो इन संबंधों को, वो नहीं है। ये मनुष्य और पर्यावरण के जो आपसी संबंध है उसके बारे में, है ना? कि भाई आदमी कैसे इन चीज़ों से डील करता करता मतलब बहुत आगे बढ़ गया। स्टडीज, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है हम इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं कि हाँ कैसे कैसे हमने इसका आगे मतलब विकास में हम योगदान देते हैं। समय के साथ ही विभिन्न दृष्टिकोण से विकसित हुआ है जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, यानी ये इसका विकास कैसे हुआ है। एक तो आपका आएगा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस। यानी कि जो आपकी प्रकृति है वो मानव को कंट्रोल करेगी। प्रकृति, नेचर, मानव को नियंत्रित करेगी। अब आप कहोगे कि ये कैसे। यानी शुरुआत में जो मानव था आपका वो मतलब प्रकृति से अत्यंत भयभीत था, नियंत्रित। क्योंकि अत्यंत भयभीत ऐसे था कि मान लो कुछ बारिश वगैरह हो, बिजली वगैरह जैसे, है ना, गिरती थी तो मानव डरता था। वो कहता था कि हमारे तो भैया परमात्मा रूठ गए, परमात्मा ने हमारी फील्डिंग सेट कर दी, है ना। मतलब मानव हर एक चीज़ में प्रकृति से डरता था, रात से डरता था, है ना। तो मतलब मानव प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में था। मानव को डर लगता था कि भैया कहीं प्रकृति हमारी पूरी मतलब अस्तित्व को न मिटा दे। तो शुरुआत यहीं से होती है जब प्रकृति मानव को नियंत्रित करेगी, है ना? तो आपके जो इसके एग्जाम्पल है, जैसे जो जो लेजी पीपल है आपके हॉट रीजन में, वो है। फिर आपको पता है पॉसिबिलिज्म, यानी ह्यूमंस कंट्रोल नेचर। आपको पता है ये विडाल लाब्दिस जो है वो इससे संबंधित है। यानी कि ये होता ये है कि इसमें क्या है कि मानव ने प्रकृति को नियंत्रित में कर लिया। मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, प्रकृति पर नियंत्रण। अब मानव हावी हो गया, लेकिन हावी होना अच्छी बात तो नहीं है ना दोस्त। एक कंट्रोल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप उत्तेजना में पूरी अपना आपा खो दें और शुरू हो जाएं। फिर आपको पता है कि वो चीज़ लंबे समय तक चलती भी नहीं है, क्योंकि जितनी अधिक उत्तेजना होगी आपको पता है आपके भीतर, अंत उतना ही जल्दी आएगा आपका। तो इसीलिए अति किसी भी चीज़ की आपको पता है कि अच्छी नहीं होती। तो फिर जो आपका आता है वो बैलेंस, बैलेंस बिटवीन बोथ, जो आपका नियो डिटर्मिनिज्म है उससे। यानी कि अब दोनों में एक परस्पर आपको पता है कि एक बैलेंस हो गया, सामंजस्य आप जिसको बोल सकते हो, सामंजस्य, यानी एक मध्यम मार्ग यहाँ। तो ये ऐसे करके एक मानव जो आपका ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका आपका विकास होता है कैसे। कि पहले आपको बताया कि मानव अत्यंत आदिम अवस्था में था, प्रकृति से नियंत्रित था, पूरी तरीके से डरता था। फिर धीरे धीरे आपको बताया कि मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी कि अब मानव पूरा डोमिनेट कर रहा है। अब एक सामंजस्य स्थापित हो रहा है। आपको पता है कि मध्यम मार्ग से अच्छी क्या ही चीज़ होगी। तो वो ये है। अब आपकी जो मानव भूगोल जो है वो आपकी जो पृथ्वी का सामाजिक विज्ञान है, आप इसको ये बोल सकते हो, पृथ्वी का सामाजिक विज्ञान, आप इसको ये बोल सकते हो। अब इसके आपको पता है जो ब्रांचेज हैं उसका मतलब किस चीज़ पे फोकस रहता है। सोशल ज्योग्राफी क्या है, जो आपकी सामाजिक भूगोल है, सामाजिक, ये आपके समाज से संबंधित है, आपके कल्चर से संबंधित है। यानी कास्ट, आपका जो रिलीजन वगैरह है उससे। पता आपको, जाहिर सी बात है, सामाजिक यानी कि समाज से मिलकर जिसके बारे में सारी बातें बताई जा रही हो वो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पावर, टेरिटरी, आपकी जो बाउंड्रीज, नेशंस वगैरह हैं। यानी राजनीतिक भूगोल, भूगोल, राजनीतिक भूगोल यानी कि भैया ये देश है, यहाँ पे ये इसकी सीमाएं हैं, इसका यहाँ पे नियंत्रण है। वो आपकी राजनीतिक भूगोल हो गई। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, ट्रेड वगैरह, आपकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह जो है, मतलब आपकी कृषि वगैरह, उद्योग वगैरह जो है, वो आपको पता है इकोनॉमिक्स चीज़ें हैं सारी, वो उसमें आएंगी।
पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी लोग कहाँ कहाँ कितने हैं, मतलब इंडिया में ज़्यादा हैं तो अफ्रीका की कंट्रीज में भी कहीं कहीं ज़्यादा हैं, जापान में कम है। तो कहाँ कहाँ लोगों का कैसा कैसा आपको पता है, घनत्व, जो आपकी डेंसिटी यानी घनत्व, जनसंख्या घनत्व, यानी कहाँ कितने लोग रह रहे हैं मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। बर्थ रेट आपको पता है कि जन्म दर वगैरह, मृत्यु दर वगैरह, ये सारी जो है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंडर पड़ने वाला है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना एसएससी की ओर से। फिर आपकी जो अर्बन ज्योग्राफी है उसमें आपको पता है कि अर्बन नाम से पता चल नगर के बारे में बात चल रही है, तो टाउन सिटीज जो है उसकी अर्बन ग्रोथ प्लानिंग, उसके बारे में ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। आपका जो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, ये संबंध आदिम समाज से आधुनिक समाज तक बदलता गया, कैसे कैसे धीरे धीरे। अब आपको पता है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, डिपेंडेंस ऑन नेचर, यानी शुरुआत में व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से नेचर पे आपको पता है कि डिपेंड था, पूरी तरीके से उस पर निर्भर था। फिर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से उसने आपको बताया कि नेचर को मॉडिफाई किया। अर्ली मैन डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड, आपको पता है कि जो प्रारंभिक मनुष्य था वो खाने के लिए आपको पता है पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। मॉडर्न मैन बिल्ड्स डैम्स, सिटीज, इंडस्ट्रीज, आधुनिक मनुष्य जो है उसने आपको बताया कि बांध वगैरह जो है आपको पता है, जो नदियाँ, तो जो बांध बनाते हैं नदियों पे वो, सिटीज, इंडस्ट्रीज, यानी उसने काफ़ी सारा जो आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आपके जो आधुनिक मानव ने क्या क्या चीज़ें बनाई है, आधुनिक मानव ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। इंस्टाग्राम बनाई है जिस पे आप रोज़ रील्स देखते हो, फिर वहाँ रील्स में आपकी कुछ नकारात्मक रील आ जाएगी, फिर वो नकारात्मक रील आपके माइंड को ऐसी मतलब ऐसे पकड़ेगी, या फिर तुरंत क्रोम की तरफ जाओगे और फिर वहाँ जाके सर्च करोगे कि एनआर सर के नोट्स, है ना। सकारात्मक रहो दोस्त, नकारात्मक मत रहो अपने जीवन में, थोड़ी अच्छी चीज़ें सोचो। ये नहीं कि हम नेगेटिव चीज़ें सोचें, भले ही आप सर्च कुछ और ही करते होंगे, लेकिन सोचिए हमेशा सकारात्मक। तो यहाँ आपको पता है कि ये धीरे धीरे आपको पता है विकास हुआ। अब ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड्स यूज अराउंड से सिटी, और ये जो मतलब धीरे धीरे विकास होता है, आपको पता है कि प्रकृति मनुष्य को अवसर देती है और मनुष्य उस अवसर को आपको पता है कि एक बहुत अच्छी तरीके से बदलता है। अब आप कहोगे सर प्रकृति कैसे अवसर देती है और मानव फिर कैसे फ़ायदा उठाता है, मानव संभावनाएं कैसे पैदा करता है। प्रकृति आपको पता है कि जैसे प्रकृति जो आपके बाग बगीचे वगैरह जो हैं, पार्क वगैरह, अब प्रकृति ने अवसर दिया, अब आप वहाँ जाके अपना आंतरिक समय, आपके भीतर की जो अनुभूतियाँ हैं आप उनको पूरा करोगे, आपकी जो आंतरिक आकांक्षाएं हैं आप उनको पूरा अनुभव करोगे, उनकी प्रतीतियों का आप अनुभव उठाओगे। फिर उसके बाद कुछ एनआर सर के जो असिस्टेंट वगैरह जो है, मेरे जो अनुयायी हैं, वो आप पे हमला करेंगे। तो हमला करेंगे तो फिर हम आपको पकड़ लेंगे। फिर आप कहोगे कि बेबी तू पहले यहाँ से जा, और फिर आप अपने मित्र को कॉल लगाओगे कि हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच, लड़के लोग घुस गए हैं, बंदों को भी फ़ोन करते। फिर यानी प्रकृति ने आपको अवसर दिया, लेकिन आप उसको उचित तरीके से भुना नहीं पाए, क्योंकि आपने आपकी जो वॉइस है, आप अपने सहपाठी की आप वॉइस को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो चारों तरफ पता चल गया कि हाँ भैया यहाँ पे अध्ययन हो रहा है, तो फिर अध्ययन को देखते एनआर सर तो आपको बताया कि सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। तो फिर इस प्रकार प्रकृति आपको अवसर देगी। यानी प्रकृति ने आपको बताया कि जैसे जैसे बिजली चमकी तो मानव के दिमाग में ये एक आइडिया आया कि हाँ ये हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर आपने बताया उसको विद्युत का निर्माण किया। आपको बताया कि लकड़ी प्रकृति ने अवसर दिया तो मनुष्य ने उससे घर बना दिए, है कि नहीं। आप आजकल तो अत्यंत उच्च स्तरीय खिलौने भी बन रहे हैं, है कि नहीं। अब वो खिलौने कौन कौन से हैं, पहले हमारे जब हम बच्चे थे तब तो खिलौने, हम आपको पता है जब मेले में जाते थे तो वो वाले खिलौने लाते थे। अब खिलौनों की डिमांड बढ़ गई है, अब खिलौने अलग प्रकार के भी बनने लगे हैं, जो एक वयस्क व्यक्ति। आगे चलते हैं। अर्थहीन बातों का यहाँ कोई महत्व नहीं है नर्सरी की क्लास में। अब आपको पता है कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, यह क्षेत्रीय विकास और योजना में मदद करता है। यानी कि हम क्यों पढ़े भैया, पढ़ना क्यों है हमें। तो ये तो कह रहा है कि क्षेत्रीय विकास और योजना में मदद करता है, लेकिन आप पढ़ किस लिए रहे हो, आप पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए। तो ये तो क्वेश्चन आप करो ही मत कि हम क्यों पढ़े, इसका महत्व क्या है। महत्व ये है भैया कि अब जब आप एसएससी के एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे ये आपको अगर पहुँच लिया तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वहाँ अलग अलग मीम्स याद आएंगी, तो वो तो जाहिर है कि आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको पता है कि हम ग्लोबल इश्यूज जो है हमारे, पॉवर्टी यानी गरीबी, जो कि मैं गरीब हूँ दोस्त, बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ आप भी गरीब हैं, क्योंकि अगर आप गरीब नहीं हैं तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि नहीं सर मैं तो मिडिल क्लास हूँ सर, अपर मिडिल क्लास। नहीं दोस्त, मेरी नज़र में तुम गरीब हो, मेरी नज़र में सारी दुनिया ही गरीब है दोस्त। मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ लेकिन आप गरीब हैं। आप कहोगे कि सर मुझे गरीब क्यों बोल रहे हो, मैं बोल सकता हूँ तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। गरीब पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे गरीबों, आगे चलें। चलिए गरीब भाई,
अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी कुछ शब्द हैं जो आप समझ लें, क्योंकि कुछ हमारे जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, कुछ हमारे जो हिंदी क्षेत्र के हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, उनको अपनी अपनी अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उसमें तो समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरे में नहीं आएगा। तो आजकल होता क्या है कि हिंदी वालों से आपको पता है कि हिंदी की जो लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इंग्लिश का अगर टर्म घुसेड़ दिया तो फिर आपके वहीं धुएं उठ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि यह तो अन्याय है, ये कैसे कर दिया। तो एनआर से पहले ही हर एक चीज़ का सोल्यूशन लेकर आते हैं। हालांकि आप देखते नहीं हैं, वो आपकी एक मानसिक दशा गलत है, देखिए मतलब देखना आपको चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं स्पेस पे। तो आप कहोगे सर स्पेस तो अंतरिक्ष को बोलते हैं। तो भैया जरा राकेश शर्मा जी के फैन हैं आप, हम समझ सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उससे भी आपके गहरे आंतरिक संबंध है। लेकिन यहाँ स्पेस, जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं वो स्थान, यानी कि स्थान जहाँ पे आप क्रियाएं करते हैं। अब आप कहोगे कि सर कौन सी क्रियाएं करते हैं, वो आपको पता है, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप क्रियाएं करेंगे। जो क्रियाएं आपको अच्छी लगेंगी, जो क्रियाएं आप कर सकते हैं वो करेंगे। करने के लिए भी कुछ चाहिए ना यार, अकेले अकेले क्या ही कर लोगे आप। करने के लिए भी एक समूह चाहिए, नकारात्मक ना सोचे दोस्त। कुछ भी बड़ा करने के लिए एक टीम चाहिए। हमारे पास टीम नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ध्यान रखें। कभी भी अपने आप को मेरे से तुलना मत करें दोस्त, क्योंकि मेरी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, आपकी भी किसी से तुलना नहीं हो सकती। आप भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं, मैं अपने क्षेत्र में अद्वितीय हूँ। क्षेत्र क्षेत्र की बात है, चलते हैं क्षेत्र की ओर। यानी क्षेत्र क्या है? रीजन, यानी एरिया विथ सिमिलरिटी, यानी जहाँ समानताएं हों, एक भूखंड जहाँ कुछ सिमिलर चीज़ें हों। जैसे अभी मैंने कुछ एक नकारात्मक बात की, आपने भी कुछ नकारात्मक बात को उसको समझ लिया। आपने कहा कि ना सर चलिए हम एक नकारात्मक लोग जो हैं तामसिक प्रवृत्ति के, वो एक क्षेत्र बसाते हैं, है ना, जिसका हम नाम रखेंगे कि काला नगर, यानी डार्क सिटी। यानी कि जहाँ काला जोक, यानी काला हास्य, यानी डार्क कॉमेडी जो होती है वो। तो फिर हमने एक भूखंड बसा लिया जहाँ हम लोगों की एक सिमिलरिटी है कि हम सारे लोग हैं जो काले कपड़े पहनते हैं, काली काली बातें करते हैं, है ना। और काला ही हमारा सब कुछ है, यानी कि बाल भी हमारे काले ही हैं, और भी काफ़ी कुछ है हमारा काला काला। तो जो भी है वो क्षेत्र, जहाँ सिमिलरिटी का एक पूरा एरिया होता है ना, उसे क्षेत्र बोलते हैं। एरिया विथ मीनिंग यानी प्लेस, यानी जगह। अब मैं आपको इस चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कल्चरल लैंडस्केप्स, यानी ह्यूमन इम्प्रिंट ऑफ ऑन अर्थ, यानी सांस्कृतिक परिदृश्य जहाँ मानव ने कुछ अपनी मानव ने कुछ निर्मित कर दिया। मानव ने निर्मित किया, क्या किया? मानव ने अपनी मस्ती दिखाई कि मेरी मस्ती देखो। मानव ने निर्मित किए अपने जो चित्र हैं, चलचित्र, अपने जो पद चिन्ह हैं वो छोड़ दिए मानव ने, कुछ भी किया हो। डेंसिटी पीपल पर एरिया, घनत्व, यानी आपको पता है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, है ना, उसके हिसाब से देखा जाता है ये। भारत में आपको पता है कि बिहार जो है उसका सर्वाधिक है। अब आप कहोगे कितना है सर? तो वो 1106 है। सबसे कम जो है वो अरुणाचल का है। अरुणाचल का वो कितना है? वो 17 है। आगे चलते हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बस आपकी टर्म्स थी जो आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई। अब फाइनल क्विक रिवीजन की हमने क्या क्या देखा। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो नेचर और ह्यूमन, इनका जो इंटरेक्शन है, यानी जो संबंध है, उससे संबंधित है। फ्रॉम नेचर कंट्रोल, हमें पता है पहले प्रकृति का हम पे नियंत्रण था, फिर मानव ने नियंत्रण कर लिया, फिर बैलेंस हो गया। बैलेंस अच्छा है दोस्त, क्योंकि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हो, पहले आप अधिक फिर वो अधिक, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। यानी पहले आप मतलब आप, और वो मेरा मतलब यहाँ प्रकृति से नकारात्मक ना ले। बैलेंस होना चाहिए दोस्त। गोल, यानी कि हमें जो पृथ्वी का एक, आप कहते हैं ना कि सकारात्मक रूप से एक जो विकास है, जो काफ़ी दूर तक चले, सतत विकास जो है उसकी, हमें यहाँ सस्टेनेबल जो आपका डेवलपमेंट है उसके लिए। अब जनसंख्या का अर्थ क्या है? जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या होती है। अब अगर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ और अगर आप मेरे से आशा करें कि सर आप इसे खोल के समझाएं, तो फिर तुम एसएससी की तैयारी छोड़ दो, तुम आईएएस की तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि तुम में एक आईएएस वाला माइंड है ना। तुम क्रांतिकारी प्रक्रिया के लिए बने हो, एक अद्भुत प्रक्रिया है, क्रांतिकारी प्रक्रिया है, तुम वो करो जाके। यहाँ आपकी आवश्यकता ही नहीं है। यह किसी देश के मानव संसाधन, श्रम शक्ति और विकास स्तर को दर्शाती है। यानी कि एक क्षेत्र है, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं। अब भारत, मान लो कि आप जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर एक क्षेत्र है, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं। अब आप कहोगे कि नहीं सर हमारी कास्ट के रहते हैं। अरे आपकी कास्ट के नहीं भैया, सब जो टोटल आपके मेल फीमेल और जो बाइलिंगुअल हैं। आप कहोगे सर बाइलिंगुअल क्या है? जो मध्य भाग में आते हैं। मध्य भाग में कौन आते हैं वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। आजकल बड़े, आपको पता है, लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो जो भी जनसंख्या है, मानव, अब आप कहोगे सर पशु, पशु भी आते हैं लेकिन वो अलग जनसंख्या में आता है, हम यहाँ मानव को ही काउंट करेंगे, क्योंकि पशु वगैरह जो है निम्न स्तर के, उच्च स्तर पे मानव है ना। हमें से मेरा तो ये मानना है कि मानव उच्च स्तर पे रहते हैं, लेकिन मानव उच्च स्तर पे है तो मानव में कुछ कमियां भी है।
कमियां ये है कि एनआरसर की क्लास नहीं देखते, तो उन कमियों को आपको सुधारना होगा। तो जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या होती है। विश्व की जनसंख्या वितरण, यानी कि कहाँ कहाँ कितने कितने लोग रहते हैं विश्व में। तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% जो है वो केवल 10 देशों में रहता है। सबसे अधिक चीन में रहता है। आपको पता है, अभी तो भारत ने आपको बताया कि भारत के जो लोग हैं विश्व गुरु, आपको पता है कि भारत के लोग बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं, बड़ी खून पसीने से इन्होंने देश को नंबर 1 पे ले आए हैं। पहले नंबर 2 पे थे, क्यों थे? क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अपने देश को नंबर 2 पे ले जाऊं। नंबर 1 पे क्यों नहीं? क्योंकि नंबर 1 पे चीन है। लेकिन फिर मैंने सपने को बदला, मैंने कहा कि नहीं, भारत को तो नंबर 1 जाना चाहिए। तो भारत नंबर 1 पे है। चीन, भारत, अमेरिका। अमेरिका में आपको दोस्त पता है कि शरारती अमेरिका एक बड़ी फेमस संस्थान है अमेरिका की। इंडोनेशिया, आपको पता है कि सांप होते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ आपको पता है कि हिंदुइज्म था, अभी इस्लाम का काफ़ी बोलबाला है। ब्राज़ील, ब्राज़ील में आपको पता है दोस्त, कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान को मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पाकिस्तान को मैं कुछ बोलने के लायक समझता ही नहीं हूँ। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी कि जहाँ गहरे रूप से अधिक लोग रहते हैं, तो वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है आपका। यानी कि ये जो इंडिया वाला है आपका जो क्षेत्र है, पाकिस्तान बांग्लादेश वाला, ये है। पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी अमेरिका है वहाँ पे। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से? आपके रेगिस्तान है, पर्वतीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ सुविधा अच्छी होगी, सुविधा अच्छी है ना, जहाँ आपको अच्छी अच्छी सुविधा मिलेगी, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा जनसंख्या है ना, जाहिर सी बात है। अब और एक, जहाँ आपको पता है ऐसे स्थानों पे जाहिर सी बात है, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या कम होगी। क्योंकि आदमी को चाहिए क्या? खाना पीना, और एक चीज़ और भी चाहिए जो आपको पता है, उसके बिना तो फिर परिवार का कोई मतलब ही नहीं, परिवार बनता ही वैसे है। तो उस चीज़ के लिए आदमी संघर्ष करेगा, तो अच्छी सुविधा मिलेगी। वो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी की उपलब्धता है, खाने की उपलब्धता है, उसकी सारी जो उसको चीज़ें चाहिए वो उसको पूरी तरीके से मिल रही है, तो फिर वो आपको पता है मैदान में रहेगा, वहाँ उसको पता आसानी से मिल जाएगा। अब एक तो व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में रहेगा, वो सारे दिन का थका हारा पूरा पर्वत चढ़ के ऊपर जाएगा, तो उसमें फिर सारी शक्ति नहीं बचेगी कि कुछ वो और चीज़ें कर सके। जिस चीज़ों की उसके अंदर तलब होती है वो चीज़ें वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा जो उसके अंदर का स्टेमिना था वो यहीं, आपको पता है दौड़ में स्टेमिना का बहुत फर्क मतलब महत्व होता है। मैं रनर आदमी हूँ तो मैं वैसी बात कर रहा हूँ, आप नकारात्मक ना ले। और ध्रुवीय क्षेत्र, रेगिस्तान, यहाँ क्यों रहेगा? ध्रुवीय क्षेत्र में क्या करेगा मेरे भाई? बर्फ़ में। अब बर्फ़ में क्या करोगे? बर्फ़ में तो फिर आपके अंदर कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ठंड के मौसम में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो अपना सिकुड़ जाती हैं, आकार छोटा कर लेती, छुई मुई के पौधे होते हैं। नकारात्मक ना ले दोस्त। तो ध्रुवीय क्षेत्र में आप क्या करोगे वहाँ जाके? जाहिर सी बात है जनसंख्या वहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ वो अद्भुत क्रांतिकारी प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में द ग्रेट फौज असर बात करते हैं। रेगिस्तान में पीने के लिए पानी नहीं है, तो जब पानी नहीं पियेंगे तो भीतर शक्ति कहाँ से आएगी? और शक्ति नहीं आएगी तो खेल कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी, और जहाँ सुविधा होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। ये तो आप समझदार आदमी हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है आपका, वहाँ कितने लोग रहते हैं, वही आपका जनसंख्या घनत्व है। जैसे मान लो कि सर मेरे गाँव का ये जो इतना क्षेत्र है, यहाँ इतने लोग रहते हैं, तो वो जनसंख्या घनत्व हो गया। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? वो है आपका 382 पीपल, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, है ना। सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का है, 1106 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल का, 17। अब आप देख लो ना, बिहार में क्या है? बिहार में आपको पता है कुछ भी कमी नहीं है, गंगा नदी है कि नहीं? वहाँ पानी मिल जाता है लोगों को खाने के लिए, आपको पता है उपजाऊ भूमि है। वहीं आपको पता है छोटा, आपको पता है छोटा नागपुर, पठार वगैरह। और मतलब एक आप देखोगे कि वहाँ खनिज रूप से भी बिहार सक्षम है, तो लोगों को सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है तो फिर लोग खेल करते हैं। खेल कौन सा करते हैं? बिहार का प्रसिद्ध खेल कौन सा है आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक नहीं पढ़ी क्या आपने? तो यहाँ आप, अगर व्यक्ति को सब कुछ सुविधाएं मिलेगी तो व्यक्ति उन चीज़ों को अमल करेगा जिन चीज़ों से आपको पता है कि फैमिली डेवलप होती है। तो वहाँ जाहिर सी बात है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, तो फिर व्यक्ति अंत में जाके वही काम करेगा। लेकिन अरुणाचल में सबसे कम है, 17 व्यक्ति। अब व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में रहेगा, एक तो उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, एक ऊपर से वो पर्वत चढ़ के आ रहा है, फिर आप उसको बोलोगे कि हाँ आइए, आओ, बैठो, तो वो बोलेगा नहीं अब मैं सोऊंगा। बोलोगे क्यों? तो वो बोलेगा आप ही जाके आ जाओ, फिर आप ही सो जाओगे, क्योंकि पर्वत चढ़ने के बाद व्यक्ति और क्या ही चढ़ पाएगा। जब पर्वत चढ़ लिया तो उसके ऊपर फिर चढ़ने में कुछ नहीं बचता, क्योंकि अंतिम ऊंचाई पर्वत है दोस्त। पर्वतों से मुझे बड़ा लगाव है, क्योंकि पर्वत व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक क्रांति उत्पन्न करते हैं। तो सबसे कम अरुणाचल में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ रिसोर्सेज नहीं है। पर्वत से चढ़ के व्यक्ति थक जाएगा तो ऐसी चीज़ करने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी, है ना। प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं जनसंख्या घनत्व पे?
भूमि की उपजाऊ क्षमता। अब आप अगर इंडिया के मैप को गौर से देखोगे, अब एनआर सर आपको बताया कि मैप के माध्यम से, मैप से भी मेरा गहरा लगाव रहा है, क्योंकि जब मैं मैप बनाता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार मैं कितना ज्ञानी व्यक्ति हूँ, और इससे मेरे ईगो को बूस्ट मिलता है ना। तो आपको भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भूमि की उपजाऊ क्षमता देखोगे, तो यहाँ आपको बताया कि जो गंगा जमुना का आपका मैदान है, मैदान क्या पता उत्तरी मैदान भी बोलते हैं, ये काफ़ी उपजाऊ है। तो ये आपको बताया कि व्यक्ति को खाने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी आएगी, फिर एनर्जी निकालेगा कहाँ, जहाँ निकालना चाहिए वहाँ निकालेगा, काम वगैरह में। काम भी दो प्रकार के होते हैं, दोनों काम में निकालेगा, क्योंकि काम के बिना आपको पता है आजीविका कहाँ से कमाएगा। तो भूमि की उपजाऊ क्षमता जहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ व्यक्ति आपको बताया कि ज़्यादा रहेगा। अब गुजरात का जो कच्छ का रण वाला क्षेत्र है, वहाँ भूमि की उपजाऊ क्षमता कम है, तो वहाँ क्यों रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ कम मिलेगा आपको, कम मिलेगा, यहाँ ज़्यादा मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि भूमि की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा है, तो वहाँ उसको आजीविका मिलेगी, खाने के लिए बेहतर। आपको पता है कि खाने के लिए अगर सब कुछ मिल जाए व्यक्ति को, तो खाने से ऊपर क्या ही है। जल की उपलब्धता। अब यहाँ आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है सारा, ये जल से संपन्न है, पंजाब वगैरह, तो यहाँ रहेंगे। अब रेगिस्तान में क्यों रहेंगे भैया यहाँ पे, अब रहेंगे तो सही, राजस्थान में तो वैसे मेरा भी संबंध यहीं से है, ये सी बात नहीं, लेकिन यहाँ कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि पानी की उपलब्धता कम होगी, पश्चिम जो क्षेत्र है हमारा, तो वहाँ एक तो आप, यहाँ से आपको पानी पानी मिल रहा है, हर जगह से पानी मिल रहा है, नारियल गए नारियल के पेड़ से पानी मिल रहा है, घर में आए तो घर में पानी मिल रहा है। आप कहोगे सर घर में पानी कहाँ से, घर में पानी बहुत जगह से मिलता है, बारिश छत से आ जाता है, घर के अंदर भी पानी उत्पन्न कर सकते हैं आप। काफ़ी कलाएं हैं, कला आप जानते भी हैं, ये प्लेटफॉर्म उस कला की बात के लिए नहीं है। तो आप यहाँ रेगिस्तान में कहोगे पानी पानी पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, तो यहाँ कवि को गहरी प्यास लगी है, तो कवि जहाँ पानी की उपलब्धता कम होगी वहाँ क्यों रहेगा, नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। जलवायु, जहाँ अच्छी जलवायु होगी, अच्छी, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अब गरम गरम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठंडा ठंडा भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, एक मध्यम, एक सुहावना सा। तो जहाँ अच्छी जलवायु होगी वहाँ व्यक्ति ज़्यादा रहेगा, जहाँ ठंडी जलवायु होगी वहाँ क्या होगा। मैंने कहा ना, अति हर चीज़ की एक बुरी होती है। तो मध्यम, जहाँ जलवायु बेस्ट होगी वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। खनिज उद्योग जहाँ ज़्यादा होंगे, जैसे आपको पता है छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर, है ना, जब बताया सिंहभूम क्षेत्र है आपका, मतलब जो आपके, जहाँ खनिज ज़्यादा हैं, यानी कि जहाँ अब पता है जो लोहा अयस्क वगैरह बॉक्साइट वगैरह जहाँ मिलते हैं ज़्यादा, तो वहाँ लोगों को काम करने के लिए अब पता है मिल जाएगा, आजीविका लोग वहाँ से कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो पैसा कमाएंगे तो फिर आपको पता है आगे की चीज़ें करेंगे। तो इसीलिए खनिज और उद्योग जहाँ होंगे वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ कम होंगे वहाँ कम रहेंगे। परिवहन व नगरीकरण, जहाँ आपको पता है कि सुविधा मिलेगी उससे यहाँ से वहाँ जाने की, नगर में व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलती है, तो व्यक्ति वहाँ रहेगा, जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी क्षेत्र में निर्धारित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि या कमी, वही आपकी जनसंख्या वृद्धि है। कि भैया कितनी वृद्धि हुई, वो वृद्धि है। आप जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकालते हैं? जन्म में से मृत्यु निकाल दो, फिर प्रवास जोड़ दो, तो वो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है। मान लीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, आप आगरा में रहते हैं। आगरा में क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको मुमताज़ से गहरा लगाव है। अब लगाव को तोड़ो, लगाव बड़ा हानिकारक होता है, अटैचमेंट हमेशा हर्ट करती है मेरे भाई। तो मान लो कि इसकी जो जनसंख्या है वो 1000 है, 1000 है। आप कहोगे सर ज़्यादा है, लेकिन मैं 1000 मान के चल रहा हूँ। अब एक वर्ष की अगर हम देखें, तो मान लीजिए कि 500 व्यक्तियों ने जन्म लिया, 500 व्यक्तियों ने जन्म लिया, 200 मर गए, 200 200 मर गए आपके, बचे कितने? 300। और 100 व्यक्ति जो हैं आपके, वो बाहर से आ गए यहाँ पे, तो 400 व्यक्ति एक वर्ष में इस शहर में बढ़ गए जनसंख्या में। तो अगर आप 400 कितना है निकालो, एनआर सर मैथ के भी बड़े स्पेशलिस्ट व्यक्ति हैं, तो 40%, ये आपकी जनसंख्या वृद्धि दर होगी। तो ये ऐसे निकालते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, समझा करो, है कि नहीं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में आपको पता है कि 121 करोड़ लोग थे भारत में, 17.7 मतलब 17.7% लोग वृद्धि दर हो रही थी। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अभी प्रथम पे हैं हम। मेरा देश बदल रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। लोग क्यों करते हैं? एक तो कोरोना आ गया, अब कोरोना में लोगों के पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो जैसे राजूपाल राइमिंग का किंग है, वैसे कोरोना से करो, मतलब कुछ तो करो, करो या मरो। बापू ने कहा कि करो या मरो, तो लोग कोरोना में कर भी रहे थे, मर भी रहे थे, क्या कर रहे थे? घर बैठे बैठे काम कर रहे थे। मेरे भाई नकारात्मक ना सोचे, क्योंकि नकारात्मक एनआर सर के मस्तिष्क से बहुत दूर रहता है। एनआर सर सकारात्मक व्यक्ति है। तो जनसंख्या वृद्धि इसीलिए होती है कि, जाहिर सी बात है आप समझदार व्यक्ति हैं, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। आप भी जनसंख्या वृद्धि की उम्र में आ गए हैं जब आप कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना है आपको अभी। जन्म दर, बर्थ रेट, प्रति 1000
है ना, देख रहे हो कॉम्बिनेशन। आप कहते हो ना सर बाइलिंगुअल, तो मैंने प्रति हिंदी में बोला है, 1000 इंग्लिश में बोला है। इतना अच्छा चैनल कहाँ मिलेगा आपको। फिर भी मेरे को पता है कि यहाँ तक कोई भी नहीं आया होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन सुन रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मेरी एक सीमा है, मेरी एक मर्यादा है। मर्यादा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बाई चांस अगर कल को ये क्लास चल गई, या बाई चांस कोई यहाँ तक आ गया, तो फिर लेने के देने पड़ गए, मोदी जी जैसे बोलते हैं। इसीलिए अपनी सीमा में रहे, मैं भी रहता हूँ। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्मे शिशुओं की संख्या, वो जन्म दर है। मान लो 1000 लोग यहाँ पे रहते हैं, अब एक साल में यहाँ कितने जन्मे, यहाँ जन्मे आपके मान लो कि 200 लोग, 200 बच्चे जन्म गए। काफ़ी अच्छी तरक्की उठाई है इन्होंने। तो जो ये आपकी 20% आपकी जन्म दर हो गई, 20%, है ना। ऐसे निकालते हैं। मैथ भी मेरे से सीख लो आप। वैसे राम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राम सर से ही सीखे। भारत 2011 में 21.8 थी प्रति 1000 व्यक्तियों पे, समझ रहे हो। मृत्यु दर, ये क्या होती है, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में हुई मौतों की संख्या। यानी कितने बुढ़े चल गए, बुढ़े क्या नौजवान भी जाते हैं, सभी जाते हैं। तो 1000 पे कितने लोग, एक वर्ष में कितने लोग मर गए, वो मृत्यु दर होती है। तो 7.1 थी 2011 में 1000 व्यक्तियों पे। थोड़े और मरिए और थोड़े कम जन्म लीजिए, तो संतुलन होगा, संतुलन होगा तो विकास होगा। तो थोड़ा ज़्यादा मरना पड़ेगा लोगों को। अगर ये नहीं चलता ऐसे आया, तो हो सकता है कि एनआर सर भी मृत्यु दर में योगदान दें। आप कहोगे कि सर आप इतने इमोशनल हो के आप अपने साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले। जी नहीं दोस्त, मैं जो लोग नहीं देखते हैं, जो ये दूसरों को देखते हैं, उनका योगदान दूंगा। यानी कि उनको बेहतर जीवन दूंगा। कैसे दूंगा वो अलग बात है। अभी फिर मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लग सकते हैं, इसलिए नहीं बोलूंगा। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है। भारत में 2011 में जो प्राकृतिक वृद्धि दर थी वो 14.7 थी 1000 पे। यानी कि बर्थ रेट जो है उसमें से आप डेथ रेट निकाल दो, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल, यानी कि इतने पैदा हुए इतने मर गए, बचे कितने ही है, तो ये प्राकृतिक वृद्धि दर है। प्राकृतिक वृद्धि दर अधिक कहाँ होती है, विकासशील देशों में, जैसे भारत, नाइजीरिया, बांग्लादेश। करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे लोग, वही करेंगे। मतलब सोचिए आप, कैसा देश है हमारा। देश तो अच्छा ही है हमारा, लेकिन कैसा समाज है हमारा। समाज भी आपको हो गया अच्छा ही है। तो एक बात बताइए मेरे को, सबसे अधिक जो आपको पता है संस्कार की बात हमारे देश में होती है, ब्रह्मचार्य की बात हमारे देश में होती है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली में आपको बताया कि जैसे एक नाला खुला है, गर्ल्स जो पीजी जहाँ पे रहती थी, तो वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में निरोध आपके निकले हैं, जो पहने जाते हैं जनसंख्या विरोध, जो जनसंख्या को वृद्धि में रोकने के लिए। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि देख रहे हो लड़कियाँ कैसी है आजकल की, है कि नहीं। ये महाराज ने सही कहा था, उन महाराज ने सही कहा था कि ऐसा होना चाहिए। सही बात है एक, कि हाँ ये चीज़ें जितनी ज़्यादा होगी उससे क्या ही फ़ायदा है, समाज खराब होगा। लेकिन उनको धारण किसने किया, नर ने धारण किया। लेकिन समाज ऐसा है कि माता को टारगेट कर रहा है। आप कहोगे कि सर आप फेमिनिस्ट तो नहीं है। जी नहीं, फेमिनिस्ट क्या होता है, जो एक महिला के पक्षों को आगे रखता है। मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। ये भी नहीं है कि मैं महिलाओं का हक मारता हूँ, बिल्कुल नहीं मारता हूँ, गलत बात है ये। लेकिन दोनों पक्षों को देखकर, दोनों पक्षों को आपको पता है कि कहना चाहिए कि भैया लड़के की भी तो गलती है, लेकिन लड़के उल्टा कमेंट में बोल रहे हैं कि कैसी कैसी लड़कियां हैं। लेकिन धारण भी तो आपने किया, अगर आप धारण नहीं करते तो ये परिस्थिति नहीं आती। और ये एक निजी मामला है। आप जो इतने बड़े बड़े उपदेश देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको अवसर मिले तो आप फिर क्या क्या कर सकते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि व्यक्ति के सारे सिद्धांत उस समय छूट जाते हैं जिस समय अद्भुत प्रक्रिया की बारी आती है, क्रांतिकारी प्रक्रिया की बारी आती है। हाँ होता है कुछ व्यक्तियों में कंट्रोल, लेकिन अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक वृद्धि कहाँ होती है, भारत में होती है। बात करेंगे यहाँ पे धर्म की, भक्ति की, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक सीरियस इशू है दोस्त ये, नियंत्रण में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही बंद हो जाए, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए कि हाँ भैया हो गया, अब छोड़ो भी। अब इतना क्या करना, इतने क्या बच्चे पैदा करना। आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक चरण, कि भारत में कैसे जनसंख्या बढ़ी। इस तरह जनसंख्या काल कौन सा आपका, 1901 और 1921 का। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि मान लो कि 800 लोग पैदा हो रहे हैं, तो लगभग 750 मर भी रहे हैं। तो ये 50 को तो क्या ही गिनना, ये तो नगण्य है आपका, यानी कि गिनने योग्य ही नहीं है। यानी कि जन्म भी रहे हैं, मृत्यु और मर भी रहे हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा जनसंख्या पर। तो ये स्थिर जनसंख्या है। महान विभाजन 1921 के वर्ष को बोला जाता है, ध्यान रखना। ये महान विभाजक वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पहली बार जनसंख्या में स्पष्ट वृद्धि हुई, इसके बाद वृद्धि दिखाई देती है। जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा है आपका, 1951 से 1981 का।
जन्म दर उच्च, मृत्यु दर में भारी कमी। अब आपको पता है कि स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलने लगी तो बूढ़े मर कम रहे हैं, और जन्म दर उच्च है तो फिर आपको पता है कि विस्फोट हो गया जनसंख्या का। मतलब बच्चे ही बच्चे, जहाँ देखो वहाँ रो रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ एक स्त्री चिल्ला रही है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। यानी कि जनसंख्या एक बहुत बढ़ गई। इसी समय इंदिरा गांधी ने क्रांतिकारी कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि बंद कर दी जाए। क्या बंद कर दी जाए? ऑपरेशन कर दो इनका। आपातकाल में हुआ था काफ़ी भारी मात्रा में। होना भी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो एक मानव के अधिकार के खिलाफ है, लेकिन मानव को भी समझना चाहिए। गरीब जो है सबसे ज़्यादा ऐसी क्रियाएं करता है ना? तो गरीब, गरीब को समझाओ। मैं भी गरीब हूँ, आप भी गरीब हैं, तो गरीब आप ही हैं, तो आप ही समझ ले इस बात को। अगर मेरे को कहीं दिख गए ऐसा करते हुए कि हाँ, दो से अधिक, तो तुम जैसे को मार के जेल जाना पड़ा, 25 साल मंजूर है, जाऊंगा, लेकिन खुलेआम मारूंगा और कहूंगा कि ऐसे कार्य मत किया करो मेरे भाई। वर्दी में मंदी का काल, 1981 से लेकर 2011 में शिक्षा परिवार नियोजन के कारण वृद्धि दर में गिरावट। अब वो इसका मतलब क्या है? यानी कि जनसंख्या में कमी हो रही है? नहीं, मतलब ये है कि मान लो कि पहले 17%, आप मान के चलो कि पहले 17% अगर बढ़ रही थी, 17% तो नहीं, ज़्यादा ही बढ़ रही थी। पहले मान लो कि 25% या 30% थी, आप सोच के देखो, तो 17% हो गई। आप ये ना सोचे कि वृद्धि दर में गिरावट कर दी है कि पहले 70,000 लोग थे तब 60,000 हो गए। नहीं, पहले 60,000, अगर पहले 70,000 लोग थे तो पहले प्रतिवर्ष अगर 2,000 लोग बढ़ रहे थे तो प्रतिवर्ष 1,000 लोग बढ़ रहे हैं। यानी कि प्रतिवर्ष बढ़ तो रहे हैं, रुकेंगे तो नहीं भैया। कौन रोक सकता है आपको? मैं रोकूंगा आपको? जब आप अपने निजी क्षणों में आकर रोक दो, ए नहीं करना ये, तो रोक तो कौन नहीं सकता है आपको। लेकिन अब कम हो गए हैं, अब थोड़ी बुद्धिमान लोग हैं जो एनआर सर की तरह, वो सोचने में उन्होंने कहा कि नहीं भैया, थोड़ा रुको, थोड़ा धीरे से रखो, थोड़े कम बच्चे पैदा करो। तो दर में गिरावट आई है, जनसंख्या में गिरावट नहीं आई, ध्यान रखना। आज भी बढ़ रही है जनसंख्या तो, लेकिन पहले जितनी दर थी अब उस दर में कमी आई है, ध्यान रखें। प्रवास क्या होता है? माइग्रेशन। जब लोग स्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। कैसे? मान लो कि आप कोटा गए आईआईटी की तैयारी करने, अब वो आप अस्थायी प्रवास कह सकते हो उसको, क्योंकि जब आप लग गए तो ठीक है, नहीं तो आप वापस आओगे, कहीं वापस नहीं भी आते हैं, वो अलग बात है। तो वो स्थायी प्रवास से स्थायी प्रवास, आप कहीं परमानेंटली चले गए कि भैया हम तो यहीं रहेंगे। आंतरिक प्रवास क्या होता है? देश के भीतर, जैसे आप मान लो कि आप आज गांव से शहर चले गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में आप काम की तलाश में, या बेहतर, है ना, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको एडवेंचर्स के लिए आप कहीं चले जाओ दूसरे देश में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। दिशा के आधार पर इन माइग्रेशन यानी नए क्षेत्र में प्रवेश, आउट माइग्रेशन यानी क्षेत्र से बाहर जाना। एक तो नए क्षेत्र में जो आते हैं, आपको पता है कि जो एक आने वाले हैं उसको क्या कहते हैं? आप प्रवासी। आइए आपका स्वागत है। और क्षेत्र से बाहर जाना उसको क्या कहते हैं? उत्प्रवासी। चला जा मेरे भाई, यहाँ कुछ ना धरा, उत्प्रवासी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एनआर सर के साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। एनआर सर का बहुत खराब वाला चश्मा, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। तुम लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। काश तुम लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया होता तो मैं आज कहीं और होता। जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, नहीं, तुम जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन जिम्मेदार कौन है फिर? तुम ही लो। कोई तो लेगा ना जिम्मेदारी। इतने बड़े देश में कौन देख रहा है ये जो फिल्में हैं? अब कोई तो जिम्मेदारी लेगा। मैं लेता हूँ, ओझा सर देते हैं कि हाँ हम देख रहे हैं भैया ये फिल्में, आप तो नहीं देख रहे हो। प्रवास के कारण क्या है? भौतिक कारक, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, उपजाऊ भूमि। यानी कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जा रहा है? प्रवास क्या होता है? यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा है? यहाँ से वहाँ जाना, है ना? क्यों जा रहा है यहाँ से वहाँ? भौतिक कारण क्या है? जलवायु। यहाँ पे आपको बताया कि गर्म गर्म मौसम हो रखा है, आपको ठंड में अच्छा लगता है थोड़ा मीडियम, तो आप वहाँ जाएंगे। यहाँ भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं, भूकंप आ गए तो आप कहोगे मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता, तो फिर आप दूसरी जगह जाओगे जहाँ कम प्राकृतिक आपदाएं हैं। सूखा पड़ रहा है यहाँ पे, खाने को लाले पड़ रहे हैं, तो फिर आप दूसरी जगह जाओगे। जहाँ उपजाऊ भूमि होगी आप वहाँ जाओगे। जैसे आपको पता है कि उत्तर का जो मैदान है, उत्तर मैदान, वहाँ पे आप कहोगे कि मैं तो भैया वहाँ जाऊँगा, उत्तर मैदान। आर्थिक कार्य क्या है? रोजगार, उद्योग, व्यापार। कि जहाँ अच्छा आपको काम मिलेगा आप वहाँ जाओगे, जहाँ अच्छी इंडस्ट्रीज होगी आप वहाँ जाओगे कमाने के लिए। कमाने के पैसे के बारे में बिना है क्या? आप ये कक्षा किस लिए देख रहे हो? ताकि आप नौकरी लग जाओ, फिर आप पैसा कमाओ। मैं किस लिए बढ़ा रहा हूँ? ताकि मैं भी कुछ पैसा कमाऊँ। तो सब कुछ आज की डेट में, सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कुछ पैसों पर निर्भर करता है आज के समय में। सामाजिक कारक, विवाह, शिक्षा, जीवन स्तर। आपको पता है कि गाँव में आपको पता है कि जो जातिगत विवाह आप कहते हो अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है, लेकिन आप अगर शहर में रहोगे तो आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं, तो विवाह के लिए भी जाते हैं लोग। शिक्षा, आपको पता है कि शहरों में अच्छी शिक्षा मिलेगी। जीवन स्तर, आप अद्भुत अद्भुत एडवेंचर कर सकते हैं, आप
लिव इन रिलेशनशिप जो आप उसको अनुभव कर सकते हैं, नहीं वो तो अलग बात है। जीवन स्तर यानी आपको क्वालिटी लाइफ आप जीवन शहर में जी सकते हैं, आपको हर सुविधा मिलेगी शहर में, हर सुविधा शहर में, है कि नहीं। राजनीतिक कारक, युद्ध, शासन परिवर्तन, शरणार्थी समस्या। अब आज मान लो कहीं किसी देश पे हमला हुआ, वहाँ के अब लोग हैं वो शरणार्थी हैं, तो वो किसी दूसरे स्थान पे चले गए। युद्ध के कारण आपको पता है कि यहाँ से वहाँ माइग्रेशन होता है। शासन परिवर्तन हुआ तो यहाँ से वहाँ होता है। पुश कारक क्या है जो आपको धक्का देते हैं, पुश करते हैं कि पुश, आप भी तो पुश करते हो कभी कभी। जब आपको पता है कि फर्स्ट टाइम होता है जब आप पुश करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम जब आप बाहर निकलते हो घर से, तो अपने आप को पुश करना पड़ता है ना कि यार भाई हाँ चलना तो पड़ेगा ना यार, यहाँ कब तक क्या कुछ करेंगे। तो बेरोजगारी जो है वो पुश करेगी आपको कि चला जाए यहाँ से, कुछ कमा। गरीबी कहेगी कि जा कुछ कमा, अकाल आपदा ऐसी चीज़ें वो आपको धक्का देंगी, है ना। पुश कारक धक्का देंगी, पुश करते हो ना आप, धक्का देंगी। अब आप मूवीज़ देखते हो तो उसमें जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसको जो नर्स वगैरह बोलते हैं ना, पुश पुश, यानी कि बाहर की ओर धक्का दें। तो वही जो चीज़ें आपको पुश करती हैं, यानी कि कहती है कि यहाँ से चला जा। पुल कारक जो आपको खींचती हैं, खींचती हैं अपनी ओर, यानी कि जो आपको आकर्षित करती है कि यहाँ आ जा। नौकरी आकर्षित करती है, शांति आपको आकर्षित करती है, सुरक्षा। अब नौकरी जाओगे आप वहाँ जाओगे जहाँ आपको पीस मिलेगी, आप वहाँ जाओगे। पीस भी कई कई प्रकार की होती हैं। सुरक्षा जहाँ आपको मिलेगी वहाँ जाओगे, सुविधा। एक दोस्त इसमें ऐड कर लेना जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी बेडीज। जहाँ आपको बेडीज मिलेंगी आप वहाँ जाओगे, क्योंकि आज का युवा क्या ढूंढ रहा है, बेडीज। जहाँ उसको अच्छी अच्छी बेडीज मिलेंगी वो वहाँ जाएगा। आज की डेट में प्रवास जो युवक कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, बेडीज के लिए कर रहे हैं। इन बेडीज को बंद किया जाए, इंस्टाग्राम इन पर रोक लगाया जाए इनासर के साथ, नहीं तो रामलीला मैदान में घेराव होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और फिर आप मेरे को आके बोलोगे कि आप ये आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि बेडीज को बैन किया जाए इसलिए कर रहा हूँ। तो आप कहोगे कि क्यों, इससे हमारा क्या फ़ायदा। तो फिर मैं आपको बोलूँगा आपके बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, मैं आपके भविष्य के लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए। तो मैं आपके बच्चों के लिए रो रहा हूँ, बेडीज को बैन किया जाए। एनआर सर कठोर दिल वाले हैं। प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, बेरोजगारी में कमी। जो सकारात्मक प्रभाव है आपके, जो पॉजिटिव पॉजिटिव आपके जो इफेक्ट्स हैं, और भी कुछ पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव मत हो जाना जीवन में, वरना बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी कुछ नहीं होगी। तो ऐसे पॉजिटिव नहीं होना आपको। जीवन स्तर में सुधार मिलेगा आपको, शहरों का विकास भी होगा जितने मतलब अधिक लोग आएंगे। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, शहरी भीड़ भाड़ होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में असंतुलन आएगा। यानी कि सभी अगर शहर में चले गए तो फिर कृषि कौन करेगा, कृषि कौन करेगा, तो फिर कृषि कोई नहीं करेगा तो फिर धान कहाँ से आएगा, फिर आप खाओगे क्या, है कि नहीं। झुग्गी बस्तियों का निर्माण होता है, आपको पता है, जैसे धारावी मुंबई में है, धारावी, धारावी मुंबई। व्यक्ति जितना शिक्षित होगा वो उतना, आपको पता है, जितना समझदार होगा उतना कम बच्चे पैदा करेगा। व्यक्ति जितना अनपढ़ होगा वो उतने अधिक बच्चे पैदा करेगा, भले ही वो उसके रहने के लिए उसके पास एक ही कमरा हो, लेकिन तो शिक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जनसंख्या की संरचना कैसी है, आयु संरचना। युवा जनसंख्या जो है आपकी 15 से 59 वर्ष की, ध्यान रखना इसको कार्यशील जनसंख्या भी बोलते हैं, ये कई बार पूछा गया है। कार्यशील जनसंख्या यानी कि ये वाले जो लोग हैं वही कर सकते हैं, इनसे तो फिर क्या ही होगा, ये कुछ करने के लिए है ही नहीं। ये मतलब आपको पता है कि ये खड़े भी नहीं हो सकते ना यार। जब खड़ा ही नहीं हो सकता व्यक्ति, तो फिर क्या ही करेगा। तो वृद्ध में आ जाएंगे ना वो, यानी ये आश्रित आप जिसे बोल सकते हो। एक तो 15 से नीचे, यानी कि वो आपको पता है डिपेंडेंट रहेंगे फिर। और 60 से ऊपर, ये क्या है, ये आश्रित हैं किसी के ऊपर, आश्रित, आश्रित जनसंख्या है, ध्यान रखें। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि कितना, 1,000 अगर व्यक्ति हैं तो उस पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में 2011 के अनुसार 940 महिलाएं हैं प्रति 1,000 पुरुष पे। उन 60 व्यक्तियों का क्या होगा, वो जो 60 पुरुष हैं वो एनआर सर के अनुयायी बन जाएं भैया। और फिर एनआर सर आपको अद्भुत अद्भुत अनुभव कराएंगे संन्यास के, है ना। जनसंख्या पिरामिड क्या है, त्रिकोणीय, यानी कि जो विकासशील देश होते हैं उनका त्रिकोणीय, मतलब एक दर्शाते हैं कि भैया अगर त्रिकोणीय है तो ये विकासशील देश की ओर मतलब संकेत कर रहा है। घंटाकार है तो फिर स्थिर जनसंख्या के लिए, आप कहते हो ना यार कुछ नहीं हो रहा है, तो स्थिर जनसंख्या आ जाओगे। और जो उधरमुखी है वो क्या है आपका, जो घटती जनसंख्या, यानी जहाँ कम हो रही है जनसंख्या, तो ये उस चीज़ों के संकेत हैं, ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे। जननांग के संक्रमण सिद्धांत,
3 चरण होते हैं इसमें। भारत जो है वर्तमान में तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है, यानी जन्म दर भी घट रही है, मृत्यु दर भी अभी थोड़ी कम ही है, तो स्थिर वृद्धि है। क्योंकि अगर मृत्यु दर भी बढ़ जाए तो फिर आपको पता है कि ये वृद्धि रुक जाए, लेकिन स्थिर है क्योंकि मृत्यु दर भी अभी कम है, मतलब ज़्यादा मर भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा जन्म भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए। तो पहले चरण में क्या होता है कि जन्म दर भी उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, तो जनसंख्या वृद्धि नगण्य हो गई। मान लो कि 700 जन्म में और 690 मर गए, तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भैया, बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर क्या ही मतलब है। अब दूसरे चरण में क्या हुआ कि उच्च, यानी कि 1000 लोग जन्मे और मरे कितने? मान लो कि 100 ही मरे, तो फिर ये 900 जो है तीव्र वृद्धि का संकेत देते हैं। अब यहाँ जन्म भी कम रहे हैं, यानी कि मान लो कि भैया 50 जन्मे और मरे कितने, यानी कि मान लो कि 10-20 ही मरे, तो अब 30 की वृद्धि है। तो ये ज़्यादा वृद्धि नहीं है, स्थिर कह सकते हो आप इसको, थोड़े बहुत बढ़ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो यही बात है। माल्थस का सिद्धांत क्या बोलता है? थॉमस माल्थस 1798 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात, आपको पता है इसी समय सहायक संधि भी एक फेमस, आपको पता है, क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, आप देखते तो होने क्लासेज। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, खाद्य आपूर्ति अंकगणित अनुपात में बढ़ती है, परिणाम खाद्य की कमी। यानी कि जितना जितना आप खाना खिलाओगे गरीब को, गरीब में एनर्जी आएगी और फिर गरीब अद्भुत क्रांतिकारी प्रक्रिया करेगा और फिर बच्चे पैदा कर देगा। तो फिर क्या है, ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा खाना खाएंगे, तो कमी आएंगी खाने की। गरीबी भूखमरी, आपको पता है, खाने को खाना नहीं, वो भूखमरी। गरीबी क्या है? गरीब कौन है? आप मेरे को बताओ कि गरीब कौन है भारत में, तो वो है एनआर सर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकती है गरीब कौन है, तो लिख देना एनआर सर है। भारत की जनसंख्या के नवीनतम तथ्य जो आपकी सेंसस से 2011 की जनगणना, उसके अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? वो 121 करोड़ है, अभी तो बढ़ गई है। वार्षिक वृद्धि दर जो है वो ज़्यादा है, यहाँ मेरे हिसाब से 17 होंगी, ये मिस्टेक है आपकी शायद। 17 है संभवतः यार, चेक कर लेना एक बार इसको, शायद 17 है मेरे हिसाब से, तो 17 ही कर देते इसको, एक तो क्या ही बढ़ रही होगी, 17 है, 17.66 होगी। जनसंख्या घनत्व 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या जो आपकी है वो उत्तर प्रदेश की है, सबसे जो कम है जनसंख्या वो सिक्किम की है, ध्यान रखना। उच्चतम साक्षरता केरला की, वी आर एजुकेटेड सर, है ना, सर, एजुकेटेड सर, वो आपके केरला में। गॉड्स ऑन कंट्री, न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, आइए ना हमरे बिहार में, तो ये यहाँ की है। अब आपकी जो मानव भूगोल है उसका निष्कर्ष, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पर अब स्थिरीकरण की दशा में बढ़ रही है, यानी कि अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, अब उतना स्थिर हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण एवं परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख साधन है, यानी कि आप नियंत्रण कैसे कर सकते हो, एक इसमें आप निरोध भी ऐड कर सकते हो। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, आपको पता है, पहले से ही तय कर लिया कि भैया कब क्या करना है, फैमिली प्लानिंग। संतुलित और सतत जनसंख्या वृद्धि ही विकास का आधार है, यानी कि जितना आप एक चीज़ को नियंत्रण में रखोगे उतना ही विकास होगा। अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो फिर संसाधनों का उपभोग ज़्यादा होगा, तो संसाधन कम होंगे तो विकास कम होगा। तो ये आपकी मानव भूगोल जो है वो होती है कम, यानी कम क्या होती है, समाप्ति हो जाती है आपकी मानव भूगोल यहाँ पे।